नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि ज़मीन संबंधित विवाद में पक्षकार को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा दायर करना कब आवश्यक हो जाता है। यद्यपि ज़मीन संबंधित विवाद में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सिविल कोर्ट में जाते हैं या फिर रेवेन्यू कोर्ट के निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक, जैसे कि तहसीलदार, अनुमंडल पदाधिकारी, एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर इत्यादि कोर्ट में जाते हैं। और यह कब आवश्यक होता है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पक्षकार सिविल कोर्ट में नहीं जाकर आखिरकार उनके लिए यह आवश्यक क्यों हो जाता है कि उन्हें पहले रेवेन्यू कोर्ट में ही जाना चाहिए। दोस्तों, यह सही है कि रेवेन्यू कोर्ट में पीड़ित पक्षकार को जल्दी फेयर रिजल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट के पदाधिकारी गण को प्रशासनिक कार्रवाइयाँ भी देखनी पड़ती है। उनके ऊपर प्रशासन का भी अतिशय कार्यभार होता है, जिस कारण से वह कागजातों को पेरूज नहीं कर सकते हैं और नतीजतन सही रिजल्ट नहीं निकल पाता है। आनन फानन में वह उचित न्याय देने से उचित न्याय प्रदान नहीं कर पाते हैं। उनके न्यायिक निर्णय में कहीं न कहीं कमी नज़र आती है, परंतु फिर भी ज़मीन संबंधी विवाद में कहीं कहीं रेवेन्यू कोर्ट में जाना आवश्यक हो जाता है। खास करके ऐसा तब होता है जब प्लेंटिफ के पास अर्थात मुद्दई के पास ज़मीन संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए कागजातों की कमी होती है। और जब रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा किया जाता है, अपने अधिकार के लिए दावा किया जाता है, तो निश्चित है कि विरोधी पक्षकार को नोटिस करने पर वह भी अपने ज़मीन से संबंधित अधिकार पर कागजात पेश करते हैं और जो भी उनके पास में ठोस पेपर होता है या संबंधित कागजात होते हैं, वे न्यायालय में पेश करते हैं। तो मुद्दई पक्षकार जो होते हैं, अर्थात जो वादी होते हैं, जो पिटिशनर होते हैं, उन्हें यह फ़ायदा हो जाता है कि जो कागजात उनके पास में उपलब्ध नहीं है या फिर उन्हें सही जानकारी नहीं है कि जो उनके विरोधी पक्षकार ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं उस पर ठोस दावा करते हैं, तो आखिरकार उनके पास में किस प्रकार का एक ठोस आधार है या फिर उन्होंने फर्जीवाड़ा करके ज़मीन को कब्जा करके रखा हुआ है। रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा करने से विरोधी पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों को पेरूज करने से, अध्ययन करने से यह पता चल पाता है कि उनके पास में किस प्रकार का आधार है। और ऐसा तब होता है जब वादी और प्रतिवादी के कागजातों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है, सामने आता है कि किसका पेपर मजबूत है, किसके पक्ष मजबूत हैं। तो इस तरह से यदि वादी के पास में कुछ कागजात की कमी है, वह एक अंदाज करता है कि यह उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसके बाप दादे की ज़मीन है, लेकिन उनके पास में ठोस पेपर का आधार होता है और विरोधी पक्षकार जब कागज़ पेश करते हैं, अपना पेपर दिखाते हैं, तो उसका नकल लेकर के वह उसी नकल से
संबंधित कार्यालय से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करते हैं और उस सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने के बाद यह पता चल पाता है कि वह पेपर फर्जी है या फिर सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाता है, विरोधी पक्षकार के पास में जमीन संबंधी किस प्रकार के आधार हैं और जब वादी को विरोधी पक्षकार के जमीन संबंधी पेपर प्राप्त होते हैं तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता है कि उन्हें आगे की कार्रवाई क्या करनी है और उस कागजात को प्राप्त करके अगर उन्हें ऐसा समझ में आता है, इस तरह का अनुभव होता है कि विरोधी पक्षकार के पास में जो कागजात है वह फर्जी है, तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के बाद वह कॉम्पिटेंट कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकता है और सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और उचित न्याय की प्राप्ति कर सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि उस विरोधी पक्षकार के जमीन संबंधी कागजात की जांच करने पर यदि उन्हें यह अनुभव होता है कि नहीं, वादी जो दावा कर रहे थे वह गलत था, विरोधी पक्षकार का ही कागजात सही है, तो इस तरह का अनुभव हो जाने पर वादी भी अनुचित खर्च से बच पाते हैं और अपनी आगे की कार्रवाई को रोककर मानसिक तनाव, आर्थिक बर्बादी से बच सकते हैं और मुकदमाबाजी में उलझने से बच सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यदि कोई भी पक्षकार जो जमीन संबंधी विवाद में उलझे हुए हैं, वह सिविल कोर्ट में जाने से पहले निम्न न्यायालय जो रेवेन्यू कोर्ट का होता है उसमें जाना आवश्यक हो जाता है। और यदि जमीन संबंधी ठोस पेपर पहले से ही आपके पास में उपलब्ध होता है तो फिर ऐसा करना आवश्यक नहीं है। लेकिन विरोधी पक्षकार यदि आपको सहज तरीके से अपना पेपर नहीं दिखा रहा है तो मजबूरन पक्षकार को रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।